भी होंगे बच्चों की संपत्ति। चेक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका हम सभी स्वागत करेंगे। आज ये एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा हम सभी लोग होने जा रहे हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे सभी मंत्रीगण यहाँ पे मौजूद हैं, उनका हार्दिक स्वागत। हमारे सभी विधायकगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारी, डीजीपी महोदय, पुलिस के हमारे सभी अधिकारीगण, दर्जाधारी राज्य मंत्री, धर्मगुरु, मीडिया कर्मी, यूसीसी की कमेटी के सदस्य, सम्मानित अन्य गणमान्य जितने भी अतिथिगण हैं, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ में आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये एक ऐतिहासिक पल हमारे बीच में है जिसका इंतजार हम सभी को था, और ये नववर्ष की बेला कल 26 जनवरी और आज 27 जनवरी में एक इतिहास का ऐतिहासिक पल का हिस्सा हम सभी लोग होने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे अन्य मंत्री महोदयों से निवेदन करता हूं कि वे सभी सम्मानित मंच की ओर बढ़ने का कष्ट करें। समान नागरिक संहिता यूसीसी आज आपके सामने ऑफिशियल तौर पे पहुंचने जा रही है। मुख्य सेवक सदन में इस वक्त आप और हम सभी लोग यहां पे मौजूद हैं। मैं सीएस मैम से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पे पधारने का कष्ट करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं चीफ सेक्रेटरी मैम राधा रतूड़ी मैम से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर आज के कार्यक्रम को लेकर उनका स्वागत करने का कष्ट कीजिए। अब मैं शैलेश बोगली सर से निवेदन कर रहा हूं कि सबसे पहले हमारे बीच में महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। माननीय सांसद महोदय आपको पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माननीय सांसद नरेश बंसल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद आपसे निवेदन है गणेश जोशी जी, माननीय मंत्री महोदय का आप स्वागत करेंगे। तत्पश्चात आपसे निवेदन है माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप उनका स्वागत करेंगे। आपसे निवेदन है सुबोध उनियाल जी, माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में मौजूद हैं, आप उनका भी स्वागत करेंगे। रेखा आर्य मैम माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में हैं, आप उनका स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद आपसे निवेदन है, चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी मैम हमारे बीच में मौजूद हैं, आप उनका भी स्वागत करने का कष्ट कीजिए। इसके बाद आपसे निवेदन है शत्रुघ्न सिंह सर, अध्यक्ष यूसीसी नियमावली समिति, आपसे निवेदन है आप उनका भी स्वागत करने का कष्ट करें।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐतिहासिक पल जिसका हिस्सा हम सभी लोग यहाँ पे हो रहे हैं, और सबसे पहले स्वागत संबोधन के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रीमती राधा रतूड़ी मैम, मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार का। जय। आज वास्तव में भारत माता का जो मुकुट है वो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, और आज जो ऐतिहासिक निर्णय आप सबके समक्ष आ रहा है उससे निश्चित रूप से भारत माता का पूरा आशीर्वाद हम लोगों को यहाँ मिल रहा है, क्योंकि जो यूसीसी का पोर्टल और नियमावली को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ किया जाएगा, ये वास्तव में हमारी माताओं बहनों के लिए, उनको समान न्याय देने के लिए, समान अधिकार देने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। तो आज के इस पवित्र अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण का, इस सारस्वत सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव का, विशेष रूप से हमारी यूसीसी समिति के जो अध्यक्ष माननीय शत्रुघ्न सिंह जी यहाँ हैं, सुरेखा डंगवाल मैम हैं, मनु गौड़ जी हैं, अजय मिश्रा हैं, आप सबका विशेष स्वागत, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत इस पूरे कार्य में गई है। और आप सब जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हमारे संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके पार्ट 4 आर्टिकल 44 में संविधान में बहुत स्पष्ट है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू क्रिएट अ यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरे देश के लिए संविधान ने कहा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये एक आदर्श है, एक आवश्यकता है हमारे विविधतापूर्ण देश के लिए। और इसमें ये भी है क्योंकि जो विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार हैं, ये सब संविधान की समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं उनमें राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार है, और इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में यूसीसी का कानून बना था, जिसको 12 मार्च 2024 को माननीय राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिली थी। ये अधिनियम जो तैयार किया गया था उसमें भी हमारी यूसीसी समिति का बहुत बड़ा योगदान था। यूसीसी समिति ने इसमें बहुत व्यापक विचार विमर्श किया और सभी स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के बाद ही इस महत्वपूर्ण कानून को बनाया गया। और ये हितधारकों के से प्राप्त विस्तृत विचार विमर्श का परिणाम है कि आज जो यूसीसी आपके समक्ष है, जो नियमावली आज लागू की जाएगी और आज से यूसीसी शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में, इसमें सभी उत्तराखंड के देवतुल्य जनता की महत्वाकांक्षाओं को इसमें प्रतिबिंबित किया गया है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मूल मंत्र है, सरलीकरण, जो गुड गवर्नेंस का एक पिलर है हम लोगों का, कि सरल हो सारा गवर्नेंस, सरलीकरण इस नियमावली के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जो पोर्टल है और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, ये उत्तराखंड के नागरिकों के लिए इसको बहुत ही सरल बनाया गया है। और इससे हमारी जनता को तेज और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रियाएं मिलेंगी और हमारे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को भी ये संजो के रखेगा। समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। पंजीकरण की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए आईटीडीए ने ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिससे नागरिक बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। किसी भी तरह के भ्रम या अफवाह से बचना है। किसी की भी धार्मिक जो परंपरा है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। आपका विवाह जिस प्रक्रिया से होता है उसी प्रक्रिया से होगा। सिर्फ हमारी बहनों को समान अधिकार इसमें मिलेंगे। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य ने सीएससी के साथ साझेदारी की है, जिसमें नागरिकों को उनके द्वार पर ही सेवाएं मिल जाएंगी। इसके लिए 10,000 से अधिक ग्राम स्तर उद्यमियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। विलेज लेवल
जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। इसके अतिरिक्त 1950 उपनिबंधकों और निबंधकों को नए नियमों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो जनता की सेवा सुचारू रूप से करें। इसके अलावा सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपने समस्त कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। तो हम सबको भी अपना पंजीकरण विवाह का सुनिश्चित करना है और आज से ही हम लोग इस मुहिम में जुट जाएंगे। किसी भी नए सुधार में स्वाभाविक है कि चुनौतियां सामने आएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान कोई भी अगर समस्या आएगी तो ये समिति इसका समाधान करेगी। हम लोग ये चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता अधिनियम अपने मूल उद्देश्यों से विचलित न हो और उत्तराखंड के लोगों की आवाज सदैव ऊपर रहे। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड इस पहल से स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश बन गया है जिसने ये कानून लागू किया है और ये अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक बन गया है ये कानून। इसमें मैं चाहूंगी कि हमारे बहुत संख्या में मीडिया यहाँ उपस्थित है। आप सभी भाई बहन जो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं, आपके माध्यम से इसको आप जन जन तक पहुंचाएं ताकि अधिकतम नागरिक यूसीसी से लाभान्वित हो सकें। आइए हम सब मिलकर पारदर्शी, दक्ष और समान न्याय पर आधारित व्यवस्था के शुरुआत के साक्षी बने। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपकी पूरी टीम को, आज आपने देखा पूरी कैबिनेट यहाँ पे उपस्थित है, तो ये यूसीसी की जो ताकत है ये सबको यहाँ खींच के ले आई है। सर, आपके सारे अधिकारी यहाँ हैं, सारे मंत्रीगण यहाँ हैं, विधायकगण यहाँ हैं। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और यूसीसी के शुरुआत के लिए हम सब आप सब का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय यूसीसी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और वाकई में कुछ फैसले, कुछ निर्णय, कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। उन्हीं में से ये एक पल हमारे बीच में है। और अब श्री शत्रुघ्न सिंह सर को मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे आगे आएंगे अपने संबोधन के लिए। अध्यक्ष यूसीसी नियमावली समिति। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदया, सामने बैठे शासन के आला अधिकारी, माननीय विधायकगण और सम्मानित नागरिकगण, इस सभागार में आज सब मिलकर भारत के इतिहास, संवैधानिक इतिहास के सुनहरे पल को लिखने का कार्य कर रहे हैं। कल देश के गणतंत्र बनने के 75 वर्ष पूर्ण होने का हमने उत्सव मनाया और जिस संविधान की नींव पर यह गणतंत्र खड़ा हुआ, उसी संविधान के अंतर्गत बुने गए एक बेहद संवेदनशील स्वप्न को मूर्त रूप देने का आज हम पुनीत कार्य कर रहे हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत संविधान के निर्माताओं ने आह्वान किया था कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। आज उस आह्वान पर खरा उतरने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन रहा है। एक लाइन में कहूं तो इसका सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। समान नागरिक संहिता का विषय कोई नूतन विषय नहीं है। हमारे जनमानस को यह लगभग 100 साल से तो जरूर आंदोलित कर रहा है। आप सभी जानते हैं, आजादी के ठीक पहले समान नागरिक संहिता को लेकर अंबेडकर जी ने एक मुहिम चलाई थी। उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन उसके प्रणेता के रूप में अंबेडकर जी थे। उन्होंने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था। BN राव साहब जो ICS अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने एक अलग ड्राफ्ट तैयार किया था। वो अंग्रेजी हुकूमत से मांग करने वाले थे, लेकिन इस बीच आज़ादी मिली और जब संविधान सभा गठित हुई तो इस पे
समान नागरिक संहिता पर बहुत विशद उस पर चर्चा हुई है। आप कभी पार्लियामेंट्री कमेटी के जो संवैधानिक सभा के जो डिबेट्स हैं उसको आप पढ़िएगा, उसमें दोनों पक्षों की ओर से कि क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, बहुत बड़ी बहस चली थी। सपना यह था कि इसे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर का अंश बनाया जाए, लेकिन उस समय की कुछ मजबूरियां थी, जो भी थी, उस पे फाइनली संविधान सभा ने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का विषय बनाया। समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एग्जीक्यूटिव को ललकारा है। आप उनके जजमेंट पढ़िए, है सीरीज ऑफ जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के, कि आप यूसीसी लेकर आइए, जिसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट जैसे कोचा जा रहा था एग्जीक्यूटिव को, लेकिन अब तक नहीं हुआ। आज ये हो रहा है, यह हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आप सबको मालूम है कि संहिता बनाने के लिए एक समिति बनी थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी कर रही थी, और उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली साहब भी शामिल थे। इस रूल मेकिंग कमेटी के 3 सदस्य भी उसके सदस्य थे। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट, वो समिति तो गठित हुई मई 2022 में, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की फरवरी 2024 में, और उस पर राष्ट्रपति का एसेंट मिला मार्च 2024 में। और उसी समय नियमावली समिति बनी, तो नियमावली समिति ने तत्समय अपना काम प्रारंभ किया, और अक्टूबर 2024 में नियमावली समिति ने ड्राफ्ट नियमावली के साथ अपनी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश कर दी। जो नियमावली बनाई गई, उसको बनाते समय, मैं संहिता की तो चर्चा नहीं करूंगा, वो तो पब्लिक हो चुका है, काफ़ी उस पर बहस हो चुकी है, तो मैं अपनी बात केवल नियमावली पर केंद्रित करूंगा। तो जो नियमावली बनाई गई, नियमावली बनाते समय नियमावली समिति ने किन चीज़ों का ध्यान रखा, किन चीज़ों का अध्ययन किया, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली। तो सबसे पहले तो संहिता है, कोड है, वो तो बाइबल हो गया नियमावली बनाने के लिए, वहीं से नियमावली का उद्गम होता है। लेकिन इसके साथ साथ जब संहिता बनाई जा रही थी, उस समय भी और नियमावली बनाते समय भी लॉ कमीशंस के अनेकों रिपोर्ट्स हैं फैमिली लॉ पे। आप प्लीज कभी जाके उसको भी पढ़िएगा, लॉ कमीशन के वेबसाइट पे है, सबको पब्लिकली अवेलेबल है, पढ़िएगा। उसमें उन्होंने तफसील से कई बिंदुओं की चर्चा की है, वहां से भी हमने प्रेरणा ली। पार्लियामेंट्री कमिटीज की रिपोर्ट है, तरह तरह के विषय जो फैमिली लॉ से संबंधित है, उसमें बहुत विशद चर्चा हुई है समय समय पर, आप उसको पढ़िए। समिति ने उसको पढ़ के वहां से भी अपनी प्रेरणा ली है। और तीसरी चीज, जब वो संहिता बनाई जा रही थी, तो समिति के कम से कम 3 सदस्यों ने, कई जगह पे कुछ बाकी सदस्य भी गए थे, लेकिन 3 सदस्य पूरे राज्य का दौरा कर रहे थे, और जाकर जनसंवाद स्थापित किया गया था। वहां जाकर उनका दुख दर्द समझने की कोशिश की गई थी कि हम जो करने जा रहे हैं उसे कोई पीड़ा होगी, आपका कोई सुझाव है। मोटे तौर पे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारी चीजें अव्यक्त भी होती हैं जो आप बॉडी लैंग्वेज से पकड़ते हैं। एक जो संदेश वहां से मिला था, उसको मैं 3 पंक्तियों में बयां जरूर करना चाहूंगा, जो बार बार वो कह रहे थे, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसानी दर्द और पीड़ा को कमतर पहचानते हैं। ये हमारे, जब हम लोग गए थे, उन्होंने मौन भाषा में, व्यक्त भाषा में ये प्रकट किया था। तो उनका कहना था कि इसको आप सरलीकरण कीजिए। न्यायिक प्रक्रिया से भी लोग आहत होते हैं, प्रशासनिक प्रक्रिया से भी लोग आहत होते हैं, उसको ऐसा बनाइए कि लोगों को पता रहे कि क्या होने वाला है, पारदर्शी हो और सरल हो। ये उनका संदेश था। इन सब को ध्यान में रखकर नियमावली समिति ने अपनी नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया। इस पे किस चीज पे फोकस किया गया? नियमावली समिति ने जब नियमावली बनाई तो पहला फोकस था टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये एक मंत्र रहा हमारा, जिसमें हमने कहा कि सारी सर्विसेज टाइम बाउंड होंगी। तो आप देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, जैसे शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन ले लिए, लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, वहाँ ये सुविधा दी गई कि आप एप्लीकेशन जो देंगे वो सब रजिस्ट्रार को जाएगा, सब रजिस्ट्रार उस पर एक संक्षिप्त जांच करेगा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत पूरी की जानी होगी। समिति ने तो शायद 15 दिन का समय रखा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम है जो अंतिम रूप से जो रूल आ रहा होगा, हो सकता है समय कुछ बदला हो, लेकिन एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत उसका डिस्पोजल करना होगा। और यदि
वो डिस्पोजल नहीं हो पाता है तो ऑटोमेटिकली स्केलेट हो जाएगा हायर लेवल पे। यदि सब रजिस्ट्रार ने 15 दिन पे नहीं किया, उस आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रजिस्ट्रार के डैशबोर्ड में आ जाएगा। रजिस्ट्रार को 15 दिन में करना है। यदि रजिस्ट्रार ने भी 15 दिन में नहीं किया, अपने आप रजिस्ट्रार जनरल को चला जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल को 15 दिन में करना है। कहने का मतलब है कि लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप हमारे सिस्टम में आएगा तो सिस्टम आपका ध्यान रखेगी। तो ये, और इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण भी होगा। यदि आपने 15 दिन में नहीं किया तो उत्तरदायित्व के निर्धारण की भी व्यवस्था की गई। यह भी देखा गया कि जैसे शादी के रजिस्ट्रेशन का ही मामला लेते हैं, कभी कभी ना बहुत जल्दबाजी होती है लोगों को। जैसे उत्तराखंड का आदमी विदेश से आया, यहाँ शादी किया, वीज़ा लगवाने के लिए या पासपोर्ट बनवाने के लिए मैरिज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। उनके लिए तत्काल सेवा की व्यवस्था की गई। उनसे कहा गया है कि टाइम को कट शॉर्ट किया जाएगा। 15 दिन की जगह हमने तो 3 दिन कहा था, अगेन रूल में कुछ और अवधि हो सकती है, लेकिन कम अवधि में उसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए, ये व्यवस्था की गई लोगों की सुविधा के लिए। अगेन ताकि उनको दिक्कत न हो। आप सबको मालूम है कि उत्तराखंड में वर्ष 2010 में मैरिज के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक एक्ट लाया गया था। उससे सभी लोग आच्छादित थे। उसमें बहुत सारे लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई। उनसे कहा गया कि जिस दिन से एक्ट लागू होगा, यानी आज से लागू हो रहा है, इससे एक नियत अवधि के अंतर्गत यदि आपने उस एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो अब आप आइए, हम आपको सरलीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत आपके विवाह का रजिस्ट्रीकरण करेंगे। इसी प्रकार से हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में पॉलीगेमी की व्यवस्था रही है और आज से वो समाप्त होने वाली है। लेकिन जो लोग पॉलीगेमस रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, आज के एक्ट के लागू होने के पहले उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। अगर वो चाहते हैं कि अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराएं और वो पॉलीगेमस रिलेशनशिप में, आज के बहुविवाह के रिलेशनशिप में आज से पहले से है, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई ताकि उनको भी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिले और उससे जो भी लाभ होते हैं उससे वो वंचित न हो। इसी प्रकार यदि किसी ने विवाह विच्छेद किया आज से पहले अपने कस्टमरी लॉ के अंतर्गत, यानी किसी कोर्ट के माध्यम से नहीं, कस्टमरी लॉ में विवाह विच्छेद हो गया, उनके लॉज हैं, उसको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर विवाह विच्छेद का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आके हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये इसलिए था कि लोगों को फिर असुविधा का सामना न करने पड़े। अगर सब रजिस्ट्रार काम नहीं करता तो कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत को भी एक टाइम बाउंड तरीके से उसका डिस्पोजल करने का हमने प्राविधान किया। और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि आपने एक बार अपना एप्लीकेशन डाल दिया, उसके बाद कुछ नहीं, एक बार वेब पोर्टल पर जाइए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो लिखना है उतना ही काफी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए स्वीकार नहीं होता है, सब रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा और उसके खिलाफ यदि आप असहमत हैं तो रजिस्ट्रार के समक्ष अपील कर सकते हैं। यदि रजिस्ट्रार भी नहीं मानते तो फिर आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने अपील कर सकते हैं। यानी व्यवस्था ये की गई कि लोगों को पता रहे कि किन आधारों पे आपको ये सुविधा नहीं दी गई और यदि किसी ने गलत किया गया है तो उसके रिड्रेस की व्यवस्था हो। दूसरी बात जो हमने ध्यान में रखी वो ये कि जो भी हम प्रक्रियाएं बनाएं वो यूजर फ्रेंडली हो। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जब हम लोग दौरे पे गए थे तो भले ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों ने ये कहा था कि आप जो भी बनाइएगा यूजर फ्रेंडली रखिएगा। तो अभी जैसा चीफ सेक्रेटरी साहिबा ने बताया कि वेब पोर्टल का डिजाइन किया गया, उस वेब पोर्टल के डिजाइन करते समय ये कोशिश की गई कि स्टेप बाय स्टेप लोगों को गाइड किया जाए, चाहे वो विल बनाना चाहे, चाहे लिव इन का रजिस्ट्रेशन करना चाहे, अगर वो आते हैं या अपने लीगल एयर्स का डिक्लेरेशन करना चाहें तो वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा। वेबसाइट पे आप जाइए, एक एक करके बताते जाएगा, ये करते चलिए, लोगों को तकलीफ ना हो। कोशिश ये की गई। ये भी कोशिश की गई कि उनकी सुविधा के लिए हमारे वेब पोर्टल को बाकी जो हमारे ऑलरेडी डेटा के जो वेब पोर्टल हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया जाए। हमें याद है जब हम लोग शुरुआत में ये काम कर रहे थे तो यह दुर्वह कार्य लग रहा था, बहुत ही कठिन कार्य लग रहा था। UIDAI वाले इंटीग्रेशन करके देने को तैयार नहीं थे। रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस के हैं उनके यहाँ तैयारी नहीं थी। कारा का जो के साथ इंटीग्रेशन करना था उनके यहाँ तैयारी नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने एक एक के साथ इसको परसू किया। मुझे याद है कि उस समय UIDAI के जो चीफ थे अमित अग्रवाल साहब, अब सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में,
उनसे वो मेरे शिष्य निकल गए। इसी प्रकार से जो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस के वो मेरे बहुत पुराने मेरे प्रोबेशनर निकल गए। तो व्यक्तिगत संबंधों का फायदा उठाकर, इंस्टीट्यूशनल संबंधों का फायदा उठाकर कोशिश की गई कि जल्द से जल्द उसका इंटीग्रेशन हो। आज नीतिका मुझे बता रही थी कि वो इंटीग्रेशन वगैरह काफ़ी हद तक 90% 95% हो चुका है। बहुत ही खुशी की बात है। तो वहाँ से जो डेटा है, अगर आप भर रहे हैं तो बहुत सारे डेटा तो वहीं से कैप्चर होके आ जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने अपना नाम डाला, उन सब चीज़ों से इंटीग्रेटेड है, डेटा आपका कैप्चर होके आ गया। बहुत सारी चीज़ें, और जो नहीं है वो आपको भरने की सुविधा होगी। जैसा आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा करते, जब हम ये काम करेंगे तो हम राज्य के लिए एक बहुत ऑथेंटिक और बड़ा डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि राज्य में एक पहल की गई थी परिवार रजिस्टर का डेटाबेस तैयार करने की। उसमें कुछ कठिनाइयां भी आई थी, कितना काम हुआ मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये डेटाबेस बन गया तो इस प्रकार के किसी रजिस्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण है कि इस डेटाबेस में पहले 6 महीने में जम के काम किया जाए, और इसीलिए पहले 6 महीने में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, मैं आप लोगों से, राज्य सरकार के सभी अधिकारियों से जो इस काम को करेंगे, उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कृपया इसको सक्सेसफुल बनाइए, अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकिए। अगर आप कर देंगे तो बाकी किसी डेटाबेस की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलमोस्ट रियल टाइम डेटाबेस होगा। एग्जैक्टली रियल टाइम तो नहीं कहूंगा, ये कह सकते हैं अप टू डेट डेटाबेस होगा, जो समय समय पे अपडेट होता रहेगा। लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए हमने ये भी किया, जैसे हम कह रहे हैं ना रियल टाइम डेटा रहेगा, तो लोग अपने डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। यदि आपका शादी हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, उसको आप इसमें एंटर करना चाह रहे हैं कि कल को सक्सेशन के मामले में उसे दिक्कत ना आए, आपके पास सुविधा है, आप जाके उसको अपडेट कर दीजिए। वो कुछ जो वेरिफिकेशन होता है, मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम होता है, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और वो उसकी एंट्री हो जाएगी। केवल उसके बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, वो आप अपलोड कर दीजिए या एंटर कर दीजिए। अब जब डेटा की बात आती है तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि डेटा का एक्सेस कैसे हो आम जनों के लिए। जैसे मेरी शादी हुई, मेरा डेटा तो कैप्चर हो गया, मैं तो उसमें मेरा एक एंट्री हो गई, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी है जिसका कोई डेटा इसमें नहीं है, फिर भी वो देखना चाहता है डेटाबेस, ऐसा करते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि डेटा की प्राइवेसी बनी रहे, लोगों की निजता भंग न हो। आरटीआई में जो प्रोविजन है 81J में, सेक्शन 81J कहता है कि जो निजी सूचनाएं हैं वो आप किसी थर्ड पार्टी से आप उसको डाइवल्ज नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, उसका ध्यान रखा गया। जो डेटा एक्सेस को तो हमने सरल बनाया कि आप वेब पोर्टल पर जाइए और डेटा एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। किसको? हमने डेटा को 2 रूप में बांटा, एक ओपन एक्सेस डेटा और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड डेटा। ओपन एक्सेस का जो डेटा होगा, मिसाल के तौर पे किसी पर्टिकुलर अवधि में किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी शादियां हुई या कितने लोग लिव इन रिलेशनशिप में, ये डेटा है, इसका व्यक्तिगत सूचना से कोई संबंध नहीं है। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे सीमलेस आपको डेटा अवेलेबल होगा, जिस फॉर्मेट में आप चाहेंगे अपने डेटा ले सकते हैं। आपको ये भी सुविधा होगी कि अगर उसका ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो हमारा सब रजिस्ट्रार एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उसको ऑथेंटिकेटेड डेटा अगर आप कहीं यूज करना चाहते हैं तो वो भी देगा। लेकिन जो निजी डेटा होगा, जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ किस धर्म को अपनाई हुई है, मेरे पुत्र क्या करते हैं, कितने पुत्र हैं, बाकी लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, तो उसको हमने रेस्ट्रिक्टेड बनाया है। वहाँ भी हमने सुविधा क्रिएट करने के लिए कोशिश की है कि यदि जैसे लोग जब शादी विवाह करते हैं ना, तो एक दूसरे के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई इसकी पहले से कोई शादी तो नहीं हुई है, वो चेक करना चाहते हैं। यदि शादी विवाह करने के 2 इच्छुक व्यक्ति ज्वाइंटली आते हैं हमारे सामने और ये कहते हैं कि भाई मुझे इनका डेटा चाहिए और इनको मेरा डेटा चाहिए, यानी दोनों की सहमति हो गई, तो सेक्शन आरटीआई का जो सेक्शन 81J है वो कहता है कि अगर तीसरे उस व्यक्ति को आपत्ति न हो जिसकी सूचना मांगी जा रही है तो आप उनकी व्यक्तिगत सूचना दे सकते हैं। तो यहाँ उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों को सुविधा मुहैया कराई गई है कि यदि वो ज्वाइंटली आएंगे तो उसके डेटा को परख के दे सकते हैं, पुराना कोई लिव इन रिलेशनशिप रहा है या नहीं है, और कोई दूसरी बात तो नहीं है, चेक कर सकते हैं डेटाबेस से। हमने ये भी कोशिश की है कि जो नियमावली में जो पर्सनल रिलेशनशिप के मामले न्यायालय में जाते हैं, यदि वहाँ कोई विवाद होता है और उनके विचारार्थ कुछ मामला आता है, तो नियमावली समिति ने उस पर बहुत गहराई से जाकर बड़े विस्तार में उसकी प्रक्रिया को निर्धारित करने की कोशिश की थी। मेरे इल्म में लाया गया है कि शायद वो
जो अंतिम रूप से जो नियमावली बनाई जा रही है उसमें शामिल नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं है नियमावली में क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल है। इसलिए मैं केवल आपकी जानकारी के लिए इतना बताना चाहता हूं कि उसमें समिति ने यह कोशिश की थी कि जब भी वैवाहिक विवाद मान लीजिए या लिव इन रिलेशनशिप का विवाद या कोई भी विवाद सामने आता है तो न्यायालय को क्या देखना है। मिसाल के तौर पर यदि शादी विवाह को अकृत किया जाना है, उसको नलिटी की जानी है, उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाना है और उसमें एक ग्राउंड आता है कि भाई बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आई वॉन्ट टू डिक्लेयर दिस मैरिज वॉइड, मैं इस शादी को अकृत करना चाहता हूँ, चाहती हूँ क्योंकि मेरा जो साथी जीवन साथी है वो शुरू से ही मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा है, हमें पता नहीं था। उस समय न्यायालय क्या देखेगी उसकी हमने विशद रूप में जो मैं कह रहा था पार्लियामेंट्री कमेटी और सभी रिपोर्ट लोगों की विचार जानने के बाद उसमें व्यवस्था की थी। इसी प्रकार से लोग बताते हैं कि जो डिवोर्स का मामला होता है उसमें मेंटेनेंस एलिमोनी के संबंध में दिक्कतें आती हैं लोगों को, डिवोर्स का मामला तय होने में देर होती है क्योंकि पहले तो मेंटेनेंस ही तय करने में न्यायालय बैठ जाती है। तो हमने कोशिश की थी कि उसकी एक नियत प्रक्रिया निर्धारित कर दे जिसमें जब लोग आए तो उनको क्या कागज लाना है, तो उनके अपनी माली हैसियत के बारे में दोनों पार्टी को तुरंत बताना है, उसका तुरंत वेरिफिकेशन शुरू हो जाना है, कैसे होगा, इनकम टैक्स के कमिश्नर को उसमें लगाना है, जो बाकी सरकारी अमला है उसको उसमें लगाना है ताकि उसका वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, न्यायालय के सामने सारा डेटा हो ताकि उसको वो चेक कर सके। अगेन आई थिंक मेरे हिसाब से शायद जो मुझे जानकारी है इन सब चीज़ों को अंतिम इसमें नियमावली में नहीं रखा गया है, लेकिन इस पर भी कभी ना कभी सरकार को गौर करना चाहिए कि इस प्रकार की जो चीज़ें समिति ने सुझाव अपने नियमावली में किया था आगे आकर किस प्रकार से उसको मेन स्ट्रीम किया जा सकता है। ये भी हमने व्यवस्था की थी कि जो विवाद के मामले आते हैं वो पहले रिकंसिलिएशन के माध्यम से जाए, मीडिएशन हो, मीडिएशन किस प्रकार से किया जाए उसका खाका हमने खींचा था। अगर कोई व्यक्ति है जो अपने लीगल एयर्स डिक्लेयर करना चाहता है, क्या होता है कि जब सक्सेशन का मामला आता है, कोई व्यक्ति इंटेस्टेट बिना कोई वसीयत के बिना कोई विल के उसका देहांत हो गया तो उसके जो सक्सेसर्स होते हैं उसको अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने में पसीने छूट जाते हैं। तो हमने व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति जीवित रहते हुए अपना एक डिक्लेरेशन कर सकता है लीगल एयर्स का, वो केवल डिक्लेरेशन होगा, यदि वो चैलेंज नहीं होता है तो सक्सेशन उसी के आधार पर निर्धारित हो जाना चाहिए जो स्कीम एक्ट में दिया गया है उसके अनुसार। तो इस बहुत सारी सुविधाएं हमने क्रिएट करने की कोशिश की थी जिसमें से हो सकता है कुछ इसमें ना हो लेकिन उस पर बाद में भी विचार हो सकता है। मैं सारी चीज़ें तो रूल्स की और एक्ट की यहाँ नहीं बता सकता, मैंने एक हिंट आपको दिया है कि किस प्रकार का प्रयास इस समिति द्वारा किया गया है। आज का दिन जो ऐतिहासिक दिन है इसको इस मुकाम तक लाने के लिए केवल एक आदमी ने इसमें अपना योगदान नहीं दिया है, इसमें अनेकों लोगों का योगदान रहा है। हमारी रिपोर्ट्स में उसका तफसील से वर्णन है, लेकिन आज मैं कुछ उन नामों का जरूर जिक्र करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा समिति की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से कि उन्होंने जिस प्रकार से काम किया वो उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और उसमें सबसे पहले मंच पर आसीन हमारी चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी जी हैं। ये जब कमेटी बनी थी उस समय गृह विभाग इनके अधीन था, इन्होंने हमारी सुविधाओं का ऐसा ध्यान रखा कि सीमलेस तरीके से हम काम कर पाए, जब भी जरूरत पड़ी हमेशा उपलब्ध रही आप। शैलेश बगौली जी जो अभी कहाँ है शैलेश जी, हाँ शैलेश जी जो अभी पुष्प गुच्छ दे रहे थे, इन्होंने इतना लग के इसमें काम किया है। और मैं बता रहा हूँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी बोला है, प्रदेश को शैलेश आपसे बहुत बहुत आशा है, आप इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कीजिए और बढ़िया से इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका नाम बिल्कुल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आएगा। और आपने बहुत मेहनत से काम किया है, मैं उसका सम्मान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उसी तरह से इसमें जुड़े रहेंगे। तत्कालीन डीजीपी जिन्होंने, चूंकि हमारा जो समिति थी वो पुलिस मुख्यालय पे एंकर्ड कर दी गई थी, तो पहले तो हमें डर लगा था भाई कहीं पुलिसिया मामले में न फंस जाए, हम लोग दाएं बाएं न करें। लेकिन अभिनव कुमार जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कभी भी हमें कष्ट आने नहीं दिया, उन्होंने सारी प्रक्रिया को इतना सीमलेस रखा कि हमें कभी कोई कष्ट नहीं आया। आज जब हम इतिहास की रचना कर रहे हैं तो हमें दो नामों का धन्यवाद जरूर देना चाहिए जो कि संहिता बनाने वाली समिति में थी। पहली न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी जिन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, जिनके मार्ग निर्देशन में ये पूरा काम संपन्न हुआ, और दूसरे न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली जी जिनका ज्ञान इतना विशद था, उन्होंने हम लोगों को इतना
हमारा ज्ञान बढ़ाया। मैं तो सीख के खुश हूं उस समिति में शामिल होकर कि उन्होंने अपने विशद ज्ञान का हमें फायदा दिया। मैं शुक्रगुजार हूं प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी का। उत्तराखंड के नस नस को पहचानने वाली कोई महिला मैंने देखी, महिलाओं का दुख दर्द समझने वाली कोई मैंने देखी तो सुरेखा जी हैं। इन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया है, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। अमित सिन्हा साहब हैं, पुलिसिया चातुर्य से भरपूर आदमी हैं। मैं इसको आप लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट के अनुसार, प्लीज ऐसे मत लीजिएगा, मैं सराहना में कह रहा हूँ। इन्होंने इतने व्यस्त थे लेकिन समय समय पर समिति में आके, जब भी इनको बुलाया गया, आके इन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा मार्गदर्शन किया कि जब भी पुलिस के साथ इंटरफेस होगा या जनता के साथ, आईटी का एक माहिर खिलाड़ी है, तो जब शुरू में आईटी का काम कर रहा था सारा काम इनके हाथ में था, मनु जी और ये साथ में मिलकर कर रहे थे। इनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अजय मिश्रा जी, वाह वाह, क्या कहने भाई, IAS अधिकारियों को मात देने वाले अधिकारी हैं, मैं इतने कह सकता हूँ। इस प्रकार से काम करते हैं कि इनको आपने काम बताया नहीं और इनका घोड़ा दौड़ना शुरू हो जाता है। मैंने बहुत कम अधिकारी देखे हैं जिन्होंने इतनी तत्परता से जिनमें कार्य करने की दक्षता है। तो अजय मिश्रा जी का मैं धन्यवाद दूंगा। इसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद मैं दूंगा मनु गौड़ जी को। ये जो पूरी नियमावली बनी, इसका एक एक लेटर, एक एक शब्द अपने हाथ से टाइप किया हुआ है श्री श्री मनु गौड़ जी। नियमावली बनाने के सभी विधाएं, चाहे वो रिपोर्ट जनरेशन हो, चाहे वो ड्राफ्टिंग ऑफ रूल्स हो, चाहे वो वेब डिजाइन हो, वेब पोर्टल के डिजाइन में बाबा रे बाबा क्या ज्ञान है इनका और अमित जी का। ये दोनों मिलके है तो मैं तो बिल्कुल उसमें अबोध बालक की तरह दिखाई देता था जब ये लोग चर्चा करते थे। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है ITDA के साथ मिलके, और इतना बढ़िया डिजाइन शुरू में ही उसकी जो नींव रखी बहुत जबरदस्त उनकी ITDA के जो उसका इंटीग्रेशन हुआ, जबरदस्त काम आप लोगों ने किया है। तो ये नियमावली बन ही नहीं पाती यदि मनु गौड़ जी का इसमें योगदान नहीं होता। मैं इनके शब्दों से इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। यहाँ गार्गी पंत हैं, गार्गी पंत यहाँ उपस्थित हैं, आइए बेटिया इधर सामने आइए। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये लड़की है जो लॉ इंटर्न है, इसने जो मेहनत की है, मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूं मैं तारीफ कर ही नहीं सकता। रात दिन एक करके परीक्षा चल रही है, कुछ भी चल, जब भी इनको मैंने लगाया, इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। आखिरकार मैं ITDA के लोगों का शुक्रगुजार हूं। नीतिका है यहाँ, नीतिका कहाँ है? नीतिका, जिस प्रकार से आपने काम किया है, मेरा आशीर्वाद आपको है। आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। राम उनियाल जी है, हाथ उठाइए। राम उनियाल जी, ITDA के सर, पूरा काम जो इन लोगों ने किया, इन दोनों ने, मेरे पास रियली वर्ड नहीं है मैं इनकी कितनी प्रशंसा करूं। जबरदस्त काम हुआ है। और सबको तो मैं धन्यवाद दे चुका। जो इसके प्रणेता हैं, जहां से ये UCC बह के निकल रही है, जो इसके भगीरथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको मैं धन्यवाद क्या दूं? धन्यवाद देना मेरे लिए ठीक नहीं है। आपने आज से 3 साल पहले कोई संकल्प लिया कि हम यहाँ UCC लेके आएंगे, और आप लगे रहे लगातार, हमारे जैसे लोगों को हाँकते रहे लगातार कि भाई इसको हमने संकल्प लिया है, इसको पूरा करना है। आज आपके संकल्प से हम आज यहाँ इतिहास की रचना कर रहे हैं। धन्यवाद देना तो खैर बहुत मामूली चीज हो जाएगी, ये आपका भी है। जिस रास्ते पे लोग चलने से कतराते रहे हैं, 75 साल में बता रहा हूँ, संविधान लागू हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लोग कतराते रहे हैं, इन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। आपके लिए मैं केवल रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक ये कविता है, उसकी 4 पंक्तियां उद्धृत करूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आप तो इंग्लिश लिटरेचर की सुरेखा जी प्राध्यापिका रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। उसमें एक कविता है, द रोड नॉट टेकन। जो लोग जिस रास्ते पे नहीं चलते हैं, जिस रास्ते में मुख्यमंत्री जी चले और बाकी लोग अब तक नहीं चले, उन्होंने क्या कहा? उसकी आखिरी जो 4 लाइनें मैं केवल पढ़ के सुनाऊंगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Again, I shall be telling this with a sigh. This is on his behalf. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the once less traveled by, and that has made all the difference. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चले, क्यों न चलें उस राह पर जिस पर कोई गया नहीं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समान नागरिक संहिता की जो अधिसूचना है उसका अनावरण होना है रिमोट के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके सामने रिमोट रखा है। इसके बाद यूसीसी की जो नियमावली है उसका विमोचन होना है बुकलेट का। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि उसको मंच पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य गणमान्य जन हमारे माननीय मंत्री महोदय मौजूद हैं, उनको सौंपें। मैं हिस्सेदार। तो चलिए मिलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाएं और देश हित में अपनी भागीदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.ucc.uk.gov.in। हम उत्तराखंड कहलाते हैं। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड बना न्याय की नई पहचान। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर उत्तराखंड बना देश का अभिमान। नमन करें उस धरती को जहाँ देव रमण को आते हैं। इतिहास बनाते हर दिन हम नित मार्ग नया दिखाते हैं। अरे राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण को तत्पर हम उत्तराखंड कहलाते हैं। हम उत्तराखंड कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ किया जाए। आपसे निवेदन है यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करने का कष्ट करें रिमोट के माध्यम से। चलिए, इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा हम सभी लोग हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज आपके सामने यूसीसी को सौंप दिया गया है एक तरह से। अब जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि वे हम सब के बीच में अपनी बात रखें, अपना आशीर्वचन हम सभी लोगों को देने का कष्ट करें। समान नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। उसके बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर आज इस कार्यक्रम में आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सभी हमारे कैबिनेट के सहयोगी गण आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, गणेश जोशी जी, श्री सुबोध उनियाल जी, रेखा जी, सौरभ जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, और जो नियमावली बनी और ड्राफ्ट कमेटी बनी
नियमावली बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष के नाते और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के नाते हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से मैं समझता हूँ कि अभी और समय भी होता तो वो 2-3-4 घंटे अच्छे से बोलते हैं इसमें। आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, राज्य सरकार में हमारे सभी दायित्ववान सभी वरिष्ठ महानुभाव और ड्राफ्ट कमेटी और नियमावली कमेटी दोनों में ही जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से, बहन जी से पूछा एक दिन कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1-1:30-2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते हैं, उसके अलावा अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा आज इन सब लोगों के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आज ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आपने गागर में सागर भर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। तो इन्होंने भी जो है, चाहे हमारी इस कमेटी से संबंधित अनेक मीटिंगें दिल्ली में हों, पूरी कमेटी को उसका संयोजन करके सबको एक स्थान पर लाना हो, अनेक काम इन्होंने किए। और सच में आपने कम बोला, इससे भी ज़्यादा इन सब लोगों ने काम किया है। अमित सिन्हा जी ने भी इसमें जो है बहुत योगदान दिया, और जैसा आपने बताया आईटी से लेकर नियम बनाने में, नियमावली बनाने में अपना बड़ा योगदान सबने किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ आनंद वर्धन जी, डीजीपी साहब, सभी हमारे सुधांशु जी, हमारे गृह सचिव श्री शैलेश जी, लगातार इसका इन्होंने भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया। और बहुत टेक्निकल चीज़ें थी जो कई बार आप लोग उसको चाहते थे इसको अच्छा होने के लिए, ये भी सोचते थे कि उसको अच्छा करें, धक्का मुक्की भी होती थी छोटी मोटी वो मैंने अब उसको दूसरे तरीके से कहा है। तो अनेक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए अतिथिगण, और हमारे सभी मीडिया के सभी मित्र, राज्य के भी और राज्य से बाहर से भी जो हमारे नेशनल मीडिया के लोग भी आए हैं, उन सभी का, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सभी का आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में और इसके मुख्य सेवक सदन में जो पहले आए होंगे उनका स्वागत है, और जो पहली बार यहाँ आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये दिन, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे
बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का ये पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। साथ ही मैं इस कानून को धरातल पर उतारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मैंने शत्रुघ्न सिंह जी का और मनु जी का और सुरेखा जी का, अजय मिश्रा जी का, आपका तो मैंने यहाँ से नाम किया ही था, लेकिन अभी रंजना प्रकाश देसाई जी, तो जिनको मैं बहुत आदरपूर्वक कभी दीदी भी कहता था, मुझे बहुत बार ऐसा हुआ शुरुआत के दिनों में जब वो मतलब नया नया जब परिचय हुआ था, उनका भी और जस्टिस प्रमोद कोहली जी का भी विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। आप पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं। नियमावली बनाने के सभी सदस्यों का, उनके अध्यक्ष जी का, शत्रुघ्न सिंह जी का, उनका भी, और हमारे विधानसभा के सभी सदस्यगणों का, और न्याय एवं विधायी विभाग से संबंधित सभी अधिकारीगणों का, गृह विभाग, पुलिस विभाग, हमारे सभी विभाग जिनका अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने नाम लिया, आईटी विभाग के लोग हैं, कौन कौन से हैं शैलेश जी, और आईटीडीटी, और सभी विभागों ने और सभी कार्मिकों ने, गार्गी जी का नाम लिया, उनका लिया, नितिका जी का लिया, राम उनियाल जी का लिया, तो और कोई है? हाँ, उन सभी का और सभी संबंधित अधिकारीगणों का, हमारे सभी कार्मिकों का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। और सच में तब मैं नया नया इस दायित्व पर आया था, नया नया मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी, और 7 महीनों में ही हमको चुनाव में जाना था। उस समय
बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि दोबारा से मतलब इस काम को हम आगे बढ़ा पाएंगे या दोबारा सरकार में आएंगे। पर चुनाव से पहले हमने यूसीसी लागू करने का वायदा करते समय मुझे पूरा विश्वास था, और मेरे मन में मेरे कई साथी हैं जो यहाँ पर बैठे भी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, वो हमारे मित्रों की श्रेणी में भी हैं, तो वो बाद में भी मुझे कहते हैं आज भी कि आपके मन में 1% का भी कोई संशय नहीं था कि दोबारा सरकार में आप नहीं आओगे। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग नहीं सोचते थे। दीपम जी, आप यहाँ नहीं थे उस समय। मुझे पूरा विश्वास था कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता इस देवतुल्य कार्य में हमारा अवश्य साथ देगी, और हुआ भी यही। उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्थापना के 22 सालों के बाद पहली बार जो सरकार थी दोबारा वो सरकार आ गई। ये राज्य के अंदर एक राज्य में मिथक बना हुआ था, पहले एक परिपाटी थी कि हर बार सरकार बदल जाती है। क्यों रणबीर जी, आप तो मेरे साथ DIPR के डायरेक्टर थे उस समय, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। थोड़ा हास्य विनोद भी हो जाए, क्योंकि आपकी बातें सुन के थोड़ा लोग जो है अभी हाँ नहीं, लास्ट में तो आपने उसको सरल बना दिया, जो सरलीकरण हमारा मंत्र है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिमाग में जोर पड़ा होगा थोड़ा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्यों मुन्ना भाई साहब, आप तो बहुत हमारे संविधान के वो हैं। तो और हमने दोबारा जैसे ही हम सरकार में आए उसके पहले दिन से ही, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब हम उस चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। और हमने पहला निर्णय वही किया था। हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया और आज वो दिन आ गया, आ ही गया। लगभग 3 साल हो गए। मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था, और लगभग 3 साल होने को है। और वो दिन, आज उस दिन की जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र, मुझे बीच में, मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहाँ मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है? अब मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद
342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी, अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब क्यों सादाब शम्सी जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी। काजमी साहब, आप बहुत बोलते हो हमारी तरफ से टीवी में ना, आप लोग सब इनको सुनते होंगे। काजमी साहब को, मुफ्ती मोहम्मद कासमी साहब हैं ये हमारे, तो ये आपको बार बार पक्ष रखना पड़ता है, सादाब जी को रखना पड़ता है, अन्य लोगों को रखना पड़ता है। तो ये पूरे मुस्लिम देशों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में ये संहिता लागू है। इस कानून द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह और विवाह विच्छेद तो समझ गए ना, उसको डिफाइन तो नहीं करना है कोई आप लोगों को, भैया बाद में मत कहना, क्योंकि अभी अलग अलग से वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि आप लोग अपनी वो उसमें रख लीजिए, सब लोग मीडिया में। नहीं तो क्या होता है सौरभ जी, एक बार फिर एक को मतलब एक भी भाई ने लिया तो फिर मुझे जो है 2-3 घंटे जो है इसी में लग जाते हैं। आज चूँकि कल से राष्ट्रीय खेल भी प्रारंभ हो रहे हैं तो अभी उसमें भी पूरी रात तक काम करना है, सब लोगों को तैयारी करनी है। विनोद दा, आप लोग तो मेजबान हैं यहाँ पे। तो विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों का, इन सभी नियमों को समान कर दिया गया है। जैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोई कह दे कि साहब जो है हम आनंद कारज करते हैं, हमारे मान साहब बैठे कहाँ गए हो हैं, तो आनंद कारज में कोई बदलाव नहीं, बल्कि आनंद कारज लागू किया है हमने तो इसमें। ये पहले जो है विदेश जाते समय बड़ी परेशानी होती थी। उधम सिंह नगर में बहुत लोग परेशान रहते थे, क्योंकि मैं वहाँ बचपन से रहा हूँ उन सब के बीच में, तो वो सरल कर दिया। कोई अगर निकाह करता है तो निकाह किसी का रोका नहीं गया है जी, जैसे पहले करते थे वैसे ही अब भी करेंगे। क्यों मनु जी, यही है ना, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। और जो 7 फेरे लेते हैं, जो पवित्र बंधन, वो भी चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और जो मैरिज होती है कहाँ पर, वो लोग चर्च में होती है, वो भी वैसे ही है, उसमें कोई लेकिन सभी धर्मों में एक चीज ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर सभी धर्मों में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं।
इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में कोई दिक्कत है? इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है, अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन रिलेशनशिप आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को भी समान अधिकार प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय को देखते हुए युवक और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही लिव इन के दौरान जन्मे बच्चों को भी उस युगल का बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समान समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। हाँ, एक बात हमारे में मीडिया के मित्र बार बार ये एक प्रश्न और करते हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप में आपने उनके बेडरूम तक चले गए हैं, आपने उनकी निजता को समाप्त किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की निजता को समाप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल उनके जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप में जब वो रहते हैं तो बहुत आपस में उनका अच्छा संबंध होता है, लेकिन साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते हैं और संबंध खराब होने के बाद मारपीट होती है, हिंसक घटनाएं होती हैं और बहुत बार इसमें हत्याएं भी हुई हैं। आप सबको दिल्ली का एक 2022 का एक केस हुआ था, श्रद्धा वालकर और आफ्ताब, जिसमें 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा वालकर को काट के उसको डाल दिया गया था। इसलिए हमारा यह भी उद्देश्य है कि अब कोई भी श्रद्धा वालकर जैसी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ कोई आफ्ताब इस प्रकार की हैवानियत न कर सके, इसलिए हमने ये सब प्रावधान किए हैं। और हमारी सरकार के सरलीकरण के मंत्र के अनुरूप ये पंजीकरण एक वेब पोर्टल के माध्यम से भी अब आगे किया जा सकेगा। हमने समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु एक प्रभावी एवं स्पष्ट नियमावली को भी लागू किया है और इस नियमावली के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी नागरिक को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई समस्या ना आए। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का भी आज गर्व है कि जनसंघ के समय से, देश की आज़ादी के बाद से ही हमारी पार्टी ने जितने भी वैचारिक संकल्प रखे थे देश के समक्ष, वो चाहे कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना हो, 3 तलाक समाप्त करना हो, सीएए का कानून लागू करना हो या भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनवाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उन सभी संकल्पों को पूर्ण करने में सफल हुए हैं और केवल एक समान नागरिक संहिता का संकल्प बचा था, जिसे आज हमने उत्तराखंड में लागू करके इस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मैं आज के इस अवसर पर यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अब 27 जनवरी का दिन समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पतित पावनी मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश भारत को अपने पवित्र जल से अभिषेचित करती है, जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये उत्तराखंड से निकलने वाली समान नागरिक संहिता की
गंगा भी, ये समरस धारा देश के सभी देशवासियों को निकट भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, सभी को लाभ देगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, आप सब लोगों ने भाग लिया और ध्यान से सारी बातों को सुना है, आपके माध्यम से जन जन तक जाएंगी। और मैंने आज ये भी कहा है कि राज्य के अंदर मुख्य सचिव महोदया बैठी हैं, राज्य के अंदर इसमें वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हों, हमारे विश्वविद्यालय, विद्यालय, सभी जगह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, चूँकि डीजीपी साहब को मैंने बताया है कि वो भी इसमें इनिशिएटिव लेके सबको जो है बताएंगे कि आखिर चूँकि क्या है कि अब आज लागू हुआ है तो निश्चित रूप से सबको इसका लाभ मिलना है, अंततः जन जन का ये कानून बनना है, तो इसलिए हमको इस प्रकार के इनिशिएटिव भी लेने होंगे। पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब क्योंकि यूसीसी पोर्टल पर प्रथम पंजीकृत नागरिक आप बन चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पंजीकरण प्रमाण पत्र सीएस मैम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे भेंट करेंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। यह प्रथम पंजीकरण प्रमाण पत्र आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में इस वक्त देख रहे हैं। और इसके बाद हमारे बीच में 5 नायक और नायिकाएं हैं जिन्होंने सबसे पहले पंजीकरण कराया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाने हैं। सबसे पहले निकिता नेगी रावत, निकिता नेगी रावत, तो ये हमारी नायिका जिन्होंने सबसे पहले पंजीकृत किया है खुद को। इसके बाद मनोज रावत, आप मंच पे आए। इसके बाद अंजना रावत, इसके बाद मीनाक्षी, इसके बाद अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी पंजीकृत व्यक्तियों का विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो या तलाक की डिग्री घोषित हुई हो, विवाह निरस्त हुआ हो, उनसे समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 के लागू होने की तिथि यानी कि आज से लेकर 6 माह तक कॉमन सर्विस सेंटर को देय सेवा शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का पंजीकरण अभी स्वीकृति शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये एक छोटा सा अपडेट आप सभी लोगों के लिए। और अब धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं श्री शैलेश बगोली आईएएस सर से निवेदन कर रहा हूं। सचिव उत्तराखंड सरकार, आप मंच पे आने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद। आज के दिन समरसता और समानता के नए युग के इस शुभारंभ के अवसर पर सबसे पहले मैं इस पूरी सोच के प्रणेता श्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी सोच से, आपके गाइडेंस से ही ये पूरा जो पहले नागरिक संहिता बनी, उसके बाद नियमावली बनी, फिर पोर्टल वगैरह की कार्रवाई भी इसमें हुई, ये सब हमने काम किया है। सर, आपका इस मार्गदर्शन के लिए और पूरे गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित माननीय सांसद श्री नरेश बंसल जी, माननीय सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी, समस्त मंचासीन हमारे माननीय मंत्रीगण, समस्त हमारे उपस्थित आदरणीय माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव महोदया, यूसीसी नियमावली समिति के माननीय अध्यक्ष जी और सभी सदस्यगण, हमारे बीच में उपस्थित एसीएस साहब, डीजीपी साहब, प्रमुख सचिव साहिबान, सभी हमारे सचिवगण
और हमारे अपर सचिव साहिबान, पुलिस मुख्यालय से आए हुए हमारे सभी एडीजीज, आईजीज, न्याय विधायी विभाग के अधिकारी, आईटीडीए के अधिकारी, गृह विभाग के समस्त अधिकारी, सूचना विभाग के अधिकारी, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस नियमावली को बनाने में, इस पोर्टल को बनाने में दिया। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। समस्त हमारे माननीय जितने सम्मानित पत्रकार बंधु उपस्थित हैं यहाँ पर और मीडिया के साथी उपस्थित हैं, आप सब लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पर उपस्थित अन्य समस्त देवियों और सज्जनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग यहाँ पर आए और इस समरसता और समानता के नए युग के शुभारंभ के साक्षी बने। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आप बाकी लोगों से निवेदन है कि आप ucc.uk.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके पश्चात आप सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था बाहर की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की पावन धरती आज न केवल सर्वांगीण विकास की एक नई पहचान बन रही है, बल्कि देश के लिए नए परिवर्तन का प्रतीक भी बन चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कर देश का पहला राज्य बनकर एक नया कीर्तिमान रचा है। यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए गए हैं। अब राज्य में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और 60 दिनों के भीतर पंजीकरण न कराने पर जुर्माने का प्रावधान है। उत्तराधिकार संबंधी मामलों में बेटियां अब बेटों के समान माता पिता की संपत्ति में अधिकार रखती हैं। साथ ही माता पिता को भी बच्चों की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। लिव इन संबंधों के लिए भी अब पंजीकरण करना आवश्यक होगा। 3 तलाक पर रोक, भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के लिए भी नया कानून लागू किया गया है, जिससे हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यूसीसी के सभी प्रावधानों को आम जनमानस के लिए सहज और सुगम बनाने के उद्देश्य से यूसीसी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं, जिसके माध्यम से पंजीकरण, अपील और अन्य कानूनी कार्यवाही ऑनलाइन की जा सकती है। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को समता, समानता और समरसता के साथ एक नई दिशा दे रहा है। यूसीसी कानून में हम सब हैं एक समान, समरसता के साथ ही सबका एक